आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष टॉपिक पर, जो है दवाइयाँ, मेडिसिन्स। हम लोग रेगुलरली मेडिसिन खाते रहते हैं, पर उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, कब लेना, कैसे बनती है, क्यों महंगी होती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आज डॉक्टर गोविंदा अजमेरा हैं। ये डॉक्टरेट इन फार्मेसी है जो कनाडा से किया हुआ है, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट है। मतलब मरीजों को, एक फार्मासिस्ट होता है जो दवा देता है, और ये क्लिनिकली मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट्स को दवाई कैसे लेना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बेसिकली दवाइयाँ क्या होती है, व्हाट आर मेडिसिन्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन? यस सर, firstly sir, thank you for inviting me on the show. I am very grateful. And आपके साथ कुछ टाइम मौका भी मिला काम करने का, एंड डेफिनेटली यू वर अ गुड गाइड फॉर अस। सर, दवाइयाँ ऐसी चीज़ है जो किसी भी बीमारी को होने से रोके, या उसको ठीक करे, या उसको डायग्नोस करने में मदद करे। ब्रॉडली हम बात करें तो किसी भी परेशानी का इलाज दवाई है। तो कोई भी सिम्टम्स को ठीक करे, यस सर, बीमारी को दूर करे, कोई सप्लीमेंट्स मतलब जिसकी डेफिशिएंसी हो बॉडी में उसको मेकअप करे, yes. और कुछ वैक्सीन्स भी दवाइयों में आते हैं जो बीमारी को होने से प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन। सो बेसिकली रॉ मटेरियल क्या क्रूड प्लांट्स ही होते होंगे सबके? सर, जब दवाइयाँ बनी दुनिया में पहली बार, तो ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है या ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, जैसे वो आयुर्वेद हो गया, या यूनानी हो गया, या होम्योपैथी हो गया, शुरुआत वहाँ से हुई। बट देन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी का, तो इंसान ने और रिफाइंड फॉर्म ऑफ मेडिसिन बनाना शुरू करा, जिसे हम मॉडर्न मेडिसिन में एलोपैथी कहते हैं। सो ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्सेस मॉडर्न मेडिसिन, जैसे हम एलोपैथी का नाम से हम जानते हैं, मॉडर्न साइंस। तो एलोपैथिक मेडिसिन मोस्टली साइंटिफिकली प्रूव्ड, यस, रिफाइंड एंड रिसर्च के बाद कि साइड इफेक्ट्स कम हो, इफेक्ट्स ज्यादा हो, टारगेटेड इफेक्ट्स हो, और पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म कोई फायदे से ज्यादा नुकसान ना हो जाए, इसकी क्लिनिकल रिसर्च हो जाए। यस, क्लिनिकल रिसर्च सर एक ऐसी डेफिनेशन है जिसे हम ऐसे समझें कि जब भी कोई दवाई दुनिया में आती है, तो जो भी फार्मा कंपनी है जो उस दवाई को लाना चाहती मतलब अपने कम्युनिटी में, वो फेज ट्रायल्स करती हैं। फेज ट्रायल्स मतलब ये होता है फेज 1, 2, 3, 4 एंड 0 भी आ गया है सर। अच्छा। फेज 0 शुरू होता है एनिमल टेस्टिंग के बाद। फेज 0 में ये देखा जाता है कि माइक्रो टेस्टिंग होती है, आपको वो दवाई सिर्फ पिंच करके देखी जाती है कि आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करे। दिस इज कॉल्ड माइक्रो डोजिंग। आजकल फेज 0 से स्टार्ट करते हैं। फेज 1 पे हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स पे दवाई टेस्ट करते हैं। वेरी वेरी ट्रू सर। एंड देन फेज 2 पे जब हम जाते हैं, तो थोड़ी बहुत कोमॉर्बिडिटीज के साथ थोड़ी सी लार्जर पॉपुलेशन पे आते हैं। एंड फेज 3 पे जब हम आते हैं, तो वी टेक मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज, मतलब जिनको थोड़ी बीमारियां हैं, या जिस दवाई की बीमारी है उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, और लार्जर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। जब इतनी स्टेजेस क्रॉस कर लेती हैं, विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मनी सर, अराउंड 8 to 10 years आप मान के चलिए। तो क्या जो प्रिंसिपल मॉलिक्यूल जो पहली कंपनी इस दवा को बनाती है, उनकी दवा अच्छी होती है और इसीलिए इतने समय लगने के कारण महंगी भी होती है? बिल्कुल सर, ये तो एक रीजन है ही। प्लस ऐसा नहीं है कि आज कोई फार्मा कंपनी सोचे कि मैं कोई दवाई लेके आऊं तो वो एक दवाई से ही शुरू कर दे और फेज 3 तक पहुंच जाए। उसको हजारों मॉलिक्यूल्स बना के उसमें से रिफाइनमेंट कर करके वो 1-2 पे आ पाते हैं, जिसकी ट्रायल होती है, और बहुत सारे केसेस में वो फेल होती हैं। तो उसकी कॉस्टिंग और उसका टाइम भी एड ऑन होता है। तो वो कॉस्ट वो दवा के मटेरियल की नहीं है, वो उसके दवा में जो रिसर्च में समय लगा उसकी कॉस्ट है। मल्टी डिसिप्लिनरी है सर। अगर कोई बड़ी कंपनी दवाई लाना चाहती है, तो उसको लार्जर पॉपुलेशन, मतलब उनके एथिक्स भी अलग होंगे, उनका एरिया भी अलग होगा, ज्योग्राफी भी अलग होगी, एंड देन जाके वो एक कॉमन कंक्लूजन पे आते हैं। अगर फेज 3 में दवाई काम कर गई, तो वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, डेटा दिखाते हैं,
और उस पर अप्रूवल लेते हैं कि अब हम इसको मार्केट करने की परमिशन चाहते हैं आपसे। तो फिर उस पर पेटेंट मिलता है, पेटेंट मिलने कई के वर्षों बाद तक वही कंपनी दवा बेच सकती है। यस, ये रूल है, क्योंकि ऑब्वियसली उस कंपनी ने इतना टाइम और इतना पैसा लगाया है, तो उसको एक गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन देती है कि यू आर द ओनली वन who is allowed to sell this medicine। तो कुछ वर्षों बाद ही जेनरिक मेडिसिन आ सकती है। बिल्कुल, जब पेटेंट से बाहर हो जाती है दवाई, तभी दूसरी कंपनीज वो दवाई लेके अपने ब्रांड से या अपनी जेनरिक फॉर्मुलेशन में उसको मार्केट में ला सकती है। तो ये जेनरिक दवा क्या होती है? जेनरिक दवा रेगुलर दवाई जैसी ही होती है सर, बट क्योंकि जो प्राइमरी मैन्युफैक्चरर था जिसने इतने सालों की रिसर्च करके दवाई बनाई, उसे हम रिसर्च कहते हैं, और वो जो दवाई जब मार्केट में ओपन हुई तो उसको किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर ने बनाया, तो उसे हम जेनरिक कहते हैं, या फिर दूसरे ब्रांड से आने वाली दवाइयों को हम जेनरिक दवाइयां कहते हैं। तो एक मतलब ब्रांडेड मेडिसिन हो गई और एक जेनरिक हो गई। यस यस, दोनों के कंटेंट सेम होते हैं। Yes। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ अलग हो बिल्कुल, सकती है, इफेक्टिविटी थोड़ी बहुत हो सकती है, पर ऑलमोस्ट सेम होती है। कुछ प्यूरिटीज कहते हैं जेनरिक में ज्यादा हो सकती है सर, नॉट इम्प्योरिटीज, बट हाँ इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन may vary, बट मोस्ट ऑफ द जेनरिक्स आर गुड। उसमें मार्केटिंग नहीं होती, इसलिए कॉस्ट कम होती है और रिसर्च का वो नहीं होता। बट जो प्रिंसिपल मॉलिक्यूल है उसकी एफिकेसी सबसे अच्छी मानी जाती है। हाँ, जो सर रिसर्च मॉलिक्यूल जिसने उसका रिसर्च किया, तो जो खर्चा कर सके या अफोर्ड कर सके, उनको रिसर्च मॉलिक्यूल लेना चाहिए। उसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो, प्रोनाउंस्ड आता है थोड़ा सा। तो प्रकार अगर मेडिसिन के कहें तो एक होती है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन और एक हुई OTC। तो व्हाट इज अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन? सर, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बाय लॉ अगर अपन इंडिया की बात करें तो वो सारी दवाइयाँ जो गवर्नमेंट शेड्यूल H में डालती है, मतलब आप सिर्फ एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही वो दवाइयाँ फार्मेसी से खरीद सकते हैं। वो ऑलमोस्ट सारी दवाइयाँ हैं, मेजॉरिटी। यस यस। OTC दवाइयाँ वो होती है शेड्यूल G की, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी पेशेंट को मिल सकती है। जैसे कॉमन दवाइयाँ सर्दी की, पैरासिटामोल, एंटासिड, एंटासिड, ये सारी दवाइयाँ जो इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। आप दवा की दुकान जाके उनसे बोल सकते हैं, वो दे सकते हैं आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के। और एक होती है सर शेड्यूल X दवाइयाँ, जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में डाला हुआ है, जिसकी मॉनिटरिंग रहती है, जिसे हम नार्कोटिक्स ड्रग्स भी कहते हैं। हाँ, जो वैलियम या नींद की दवाइयाँ या नशे की दवाइयाँ, वो डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देते हैं। वो क्यों होता है? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी अपडेटेड होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, एंड उसकी गवर्नमेंट कभी भी आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकती है। तो वो आदी हो सकता है कोई? यस, डेफिनेटली। उससे हैबिट फॉर्मिंग हो सकता है, ड्रग अब्यूज हो सकता है। मोस्टली कुछ, जैसे बात करें फेंटानिल करके एक दवाई आती है, तो वो यूजुअली सेडेशन के लिए या पेशेंट की सर्जरी के दौरान उसको शांत रखने के लिए, एनेस्थीसिया को ऑगमेंट करने के लिए दी जाती है, पर उससे हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है, इसलिए वो दवाइयाँ रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रूप में। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी डॉक्टर्स लिखते हैं OD, BD, TDS, QID, इनके फुल फॉर्म बताए ना सर? ये लैटिन फुल फॉर्म्स हैं इनके, बट प्रिंसिपली इनका मतलब ये है कि OD मतलब दिन में 1 बार, BD मतलब दिन में 2 बार, TDS मतलब दिन में 3 बार, और QID मतलब दिन में 4 बार। अब हम देखें 24 घंटे के हिसाब से, तो BD का आइडियल डोज जो होता है वो हर 12 घंटे से आना चाहिए, पर सुबह शाम। हाँ, सुबह शाम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली कोई सो रहा है रात में, तो वो अगर उसने दिन में 2 बजे दवाई ली तो रात में 2 बजे नहीं ले सकता। ऐसी QID कोई रात को 2 बजे उठ के नहीं लेगा, तो सुबह 6 बजे से रात 10-11 बजे तक 4 डोजेस उसे QID कहते हैं। यस सर। और ACPC बिफोर मील्स एंड आफ्टर मील्स। AC मतलब आपको खाने के पहले लेना है, PC आपको खाने के बाद लेना है। तो खाने के पहले और बाद से क्या फर्क पड़ता है? मतलब सर, क्यों? इसमें एब्जॉर्प्शन, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन हम चाहते हैं कि खाली पेट हो, है ना, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो खाने के साथ ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होती हैं। तो कुछ दवाइयाँ जैसे एसिडिटी की दवाइयाँ, वो खाली पेट एब्जॉर्ब अच्छी होती है, तो खाने के लिए पहले ले लें तो इफेक्ट अच्छा होगा। खाने के, वो एसिडिटी की, जैसे स्पेसिफिकली पेंटाप्रोजोल एक बहुत कम्युनिटी में कॉमन दवाई है, जो हम एसिडिटी के लिए देते हैं पेशेंट्स को, बट
उसका मतलब ये नहीं है कि खाते से ही आपने खाना खा लिया। हाँ, उसको आपको जब थोड़ा लेके टाइम, पेट ज्यादा भरा ना हो। हाँ खाली पेट आप उसको एसिडिक एनवायरनमेंट दें अपने पेट में, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट में जाके ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। ऐसे ही थायराइड की गोली अर्ली मॉर्निंग में लेना चाहिए। वो इसीलिए है कि वो खाने के बाद शायद उसका एब्जॉर्प्शन उतना, इफेक्टिवनेस उतनी नहीं होगी जितनी उसकी एक्चुअल में खाली पेट में होगी। और एंटीबायोटिक्स और दर्द की दवाएं मोस्टली कुछ खाने के बाद एडवाइस की जाती है। एंटीबायोटिक्स सर अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो आपको ब्लोटिंग के चांसेस हैं, ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, या उल्टी आने के चांसेस हैं, या फिर डायरिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और गैस्ट्राइटिस करती तेज दवा होती है, तो भरे पेट लेंगे तो उसके सिम्टम्स कम, थोड़े से कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू। अब कोई दवा लेने की समय निकल गया, भूल गए, तो क्या घंटे 2 घंटे बाद ली जा सकती है? बिल्कुल लेना ही चाहिए सर, बट अपने को ये ध्यान रखना है कि वी आर नॉट अप्रोचिंग द नेक्स्ट डोज। अगर आप नेक्स्ट डोज आपकी 1-2 घंटे में आने वाली है तो आप दवाई लेके उस नेक्स्ट डोज को ही काउंट करें। पर अगर आपका मान लीजिए 6 बजे शाम को लेने का टाइम था और आपको 8 बजे याद आया और नेक्स्ट डोज आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग 6 o'clock है, तो आप 8 बजे 9 बजे ले लीजिए। तो सिंप्लीफाइड वे में यदि कोई गोली दिन में एक बार लेने की है, सुबह आप भूल गए, 2-3-4 घंटे में ले लेंगे, याद आएगी तो चलेगा। बट सब्जेक्ट की वो एम्प्टी स्टमक दवाई नहीं हो, क्योंकि उतना इफेक्ट नहीं आएगा उसका। हाँ, दूसरा अगर 2 बार लेने की है तो 2-3 घंटे की मार्जिन हो सकती है। पर कोई दवा 4 बार लेने की है और आपने 2-3 घंटे निकाल दिए, तो फिर आप उस डोज को मिस कर दें, उस दिन 3 ही लें। नेक्स्ट डोज आपकी आई जाएगी 4-5 घंटे बाद, तो आप उस टाइम ले लें। ऐसे ही डायबिटीज की दवा, वो खाने के पहले, खाने के साथ या खाने के बाद कब लेना चाहिए? सर आप ले तो खाने के पहले, आइडियली आप जिस टाइम खाना खाने बैठ रहे हैं आप उस टाइम ले लीजिए, क्योंकि वो जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिसॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी और फिर ब्लड स्ट्रीम में जाके अपना इफेक्ट दिखाएगी। बट ऐसा ना हो कि आपने दवाई ले ली और खाना ही नहीं खाया, दैट कैन बी डेंजरस। तो कभी भी ले सकते हैं तीनों फेज में, बट उस गोली के बाद खाना आवश्यक है। यदि आपको डाउट हो तो खाने के बाद ले लें, और टेबल पे बैठे हैं तो खाने के पहले ले लें, उससे कोई अंतर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब जो फॉर्म्स हैं दवाइयों के, वो टैबलेट, यस, देन लिक्विड मतलब सिरप, जेल, एलिक्सर्स, यस, उसके बाद इंजेक्टेबल्स, यस, उसके बाद टॉपिकल, बक्कल, ऑप्थेल्मिक, yes, और ये सब नेजल, यस। अब अगर दवाइयों की बात करें तो टैबलेट्स भी कई तरह की आती हैं। यस सर। एक होती है माउथ डिसॉल्विंग, यस, एक होती है प्लेन मतलब अनकोटेड, यस, एक होती है कोटेड, शुगर कोटेड, स्कोर्ड, ER, XR, CR, ये क्या क्या, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, कन्वेंशनल टैबलेट्स पहले, जब आज से कुछ 15-20 साल पहले की अपन बात करें तो कन्वेंशनल टैबलेट्स आती थी जिसको आप खा के आपके पेट में जाती थी, टूटती थी, जिसे हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, डिसॉल्व होती थी आपके पेट के एसिड में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्प्शन। नॉर्मल कोर्स ये है, आप गोली लेते हैं, मुंह में डिसॉल्व नॉर्मली नहीं होती, स्टमक में डिसॉल्व होती है और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाती है। अब अपन बात करते हैं ओडीटीज की, ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट या माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट जिन्हें कहते हैं, वो मुंह में रख के वहीं डिसॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे जोफर एक ऑन्डेंसेट्रॉन आती है टैबलेट, वो है सॉर्बिट्रेट, लाइफ सेविंग ड्रग्स है। दवा का इमीडिएट इफेक्ट जिन दवाओं का चाहिए, तो उसको मुंह में रखते ही घुल जाए तो कि इमीडिएट असर हो, एंड स्पेशली जीवान के नीचे, जैसे सॉर्बिट्रेट हार्ट की दवा होती है, बहुत वो ओरल माउथ डिसॉल्विंग। यस, इट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग आल्सो। सेम विद लोराज़ेपैम भी माउथ डिसॉल्विंग आती है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनको कभी भी एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, तो वो माउथ डिसॉल्विंग फास्ट इफेक्ट। फिर उसके बाद अगर इफेक्ट डिले करना हो तो उसे कोट कर दिया जाता है। एंटरिक कोटेड टैबलेट्स इसलिए होती हैं क्योंकि उनको हमको स्टमक के पीएच से बचाना है। तो जब वो पेट में जाती हैं और स्टमक का पीएच उनके बीच में आता है तो वो खराब होने की बजाय कोटिंग हम कर देते हैं ताकि इधर वो इंटेस्टाइन में जाके घुले, मतलब पेट में, स्टमक में डिसॉल्व ही ना हो, इंटेस्टाइन में हो। क्या यही काम कैप्सूल का भी है? कैप्सूल का है सर, बट कैप्सूल पेट में घुलती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो तो जिलेटिन की कवरिंग रहती है। पर जिलेटिन की कवरिंग होती इसीलिए है कि वो रिलीज नीचे जाके हो, जल्दी से पेट में रिलीज ना हो जाए। वो खुलना शुरू हो जाती है, बट फिर इवेंचुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होती है।
तो जैसे एस्पिरिन शायद एंट्री कोटेड आती है क्योंकि एस्पिरिन स्ट्रॉन्ग ड्रग है, स्टमक की वॉल को डैमेज। यस, या तो एंट्री कोटेड या फिर एफरवेसेंट फॉर्म। एफरवेसेंट मतलब जैसे डिस्प्रिन आती है, तो वो ग्लास में बाहर ही उसको घोल दिया और आपने पानी पी लिया, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव एंड फास्टर एक्टिंग। तो एफरवेसेंट टैबलेट एक तरह की हो गई। फिर आते हैं अपन CR, XR, ER, ये सब डोसेज फॉर्म्स हैं सर, मतलब कंट्रोल रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, सस्टेन्ड रिलीज। उसका डिसॉल्विंग और इफेक्ट लेट होता रहे, Prolong वो होता है। डिसॉल्व ही 6-8 घंटे तक होती Yes, रहे, yes. ताकि उसका इफेक्ट लंबा रहे और पेशेंट को बार बार दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। कंप्लायंस बढ़ता है उससे। जैसे अपन दिन भर का खाना एक साथ सुबह नहीं खा सकते हैं, अपन को हर थोड़े टाइम में खाना पड़ता है क्योंकि अपना मेटाबॉलिज्म उस हिसाब से। वैसे ही दवाई अपन एक साथ नहीं ले सकते हैं, उसका अपन को स्लो इफेक्ट चाहिए। तो ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं इन दवाइयों को, स्पेशली जो कोटेड हैं CR, XR या ER एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स हैं, इनको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, आदि नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आदि किनको करना चाहिए? जो स्कोर्ड होती है, बीच में लाइन होती है। कन्वेंशनल टैबलेट्स। पर आजकल सर टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है कि आपको एक ही दवाई अलग अलग डोसेज में मिलेगी। जैसे बहुत कॉमन पैरासिटामोल, आपको पैरासिटामोल 325 में भी मिलेगी, 500 में भी मिलेगी, 650 mg में भी मिलेगी, 1 ग्राम में भी मिलेगी। तो ये आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्टर से समझें कि आपको किस टाइम पे कैसे दवाई लेनी है। तोड़ना इज नॉट गुड। नॉर्मली जिसमें लाइन हो बीच में, Yes. उसी को तोड़ना उचित है, yes. बाकी दवाइयों को तोड़ना उचित नहीं। और वो तोड़ना भी आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही करें। अपनी मर्जी से या किसी और के रिलेटिव या काउंसलिंग के या डॉक्टर गूगल के इन्फ्लुएंस में आके आप ये चीजें ना करें, ये चीज। और लिक्विड्स में भी सस्पेंशन, जेल, कफ सिरप का लिक्विड्स, इनमें क्या सर? एक्चुअली लिक्विड्स की जब अपन बात करते हैं तो इट इज ऑल अबाउट दैट ड्रग विच वी आर एडमिनिस्ट्रिंग। Yes. कुछ दवाइयाँ सस्पेंशन फॉर्म में डिसॉल्व रहती हैं, कुछ दवाइयाँ एलिक्सर फॉर्म में रहती हैं। लिक्विड्स आर मोर इफेक्टिव, जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, इसीलिए बच्चों को, एक तो बच्चों को स्वॉलिंग की प्रॉब्लम रहती है, दूसरा लिक्विड्स उनको जब अपन देते हैं तो जल्दी इफेक्ट आता है। इट इज द ओनली डिफरेंस। इसलिए बच्चों के लिए लिक्विड ही होती है, Yes. क्योंकि वो टैबलेट्स स्वॉलो भी नहीं कर form में पाते नहीं ले हैं, सकते। एंड दूसरा इफेक्टिवनेस, फास्टर एक्टिंग है वो। एंटासिड सस्पेंशंस में होते हैं। Yes, सस्पेंशन मतलब क्लियर लिक्विड नहीं है, नहीं। उसमें थिक लिक्विड है, liquid उसमें कुछ सस्पेंडेड है। Yes, yes. इसलिए उसको सस्पेंडेड। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, तो उनको सस्पेंशन फॉर्म में देना पड़ता है। अच्छा। नहीं तो अगर आपने वाटर सॉल्युबल कर दी तो दवाई नीचे रह जाएगी, सेडिमेंट हो जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। फिर आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा हर बार कि आप उसको अच्छे से शेक करें ताकि इधर वो मिक्स हो जाए, हाँ, सस्पेंशन। और फिर आप लें। पर यूजुअली लोग नहीं कर पाते हैं ये सब चीज़ें, तो इसलिए अलग अलग फॉर्म में आती है दवाइयाँ। और आईवी फ्लूइड्स भी इतनी तरह की बॉटल्स होती है, थोड़ा सा बता दीजिए। एक DNS, NS, आइसोलाइटेम, रिंगर लैक्टेट, ये इतनी तरह का क्यों लिक्विड्स होते हैं? सर, आइडियल लिक्विड फॉर आवर बॉडी इज नॉर्मल सलाइन। उसको नॉर्मल सलाइन मतलब अपनी भाषा में नमक का पानी, डाइल्यूटेड सॉल्ट वाटर इन आईवी फॉर्म। उसको इसलिए नॉर्मल सलाइन कहते हैं क्योंकि अपने ब्लड की ओस्मोलैलिटी से वो मैच करता है, मतलब उससे थिक या लेस लिक्विड ना Yes, हो, yes. ताकि वो मिक्स हो जाए। Yes. कोई उसमें, और उसको आप फास्ट दे सकते हैं क्योंकि आपके ब्लड से मैच कर रहा है। तो 0.9% ऑफ सोडियम मैचेस द ओस्मोलैलिटी ऑफ आवर ब्लड। ओके, वो नॉर्मल सलाइन हो गया। DNS में नॉर्मल सलाइन के साथ हम ग्लूकोज जोड़ दिया Yes, ताकि थोड़ी dextrose. एनर्जी मिल सके। यस यस। एंड RL में पोटेशियम का एडिशन हो जाता है, लैक्टेट्स रहते हैं उसमें, हाँ। उसका इंडिकेशन तो मिनरल्स ऐड हो गए तो Yes. आइसोलाइट Yeah. वो Ringer lactate लैक्टेट हो गया। yes. और ग्लूकोज 5%, डेक्सट्रोज 5%, Pure. प्लेन ग्लूकोज भी Yes, आता है, yes. जिसको सिर्फ फ्लूइड नहीं चाहिए, उसको एनर्जी भी चाहिए। फ्री वाटर विद एनर्जी, फ्री वाटर विद एनर्जी, उसको डेक्सट्रोज 5%, 10%, 10% के जिन जो- पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड हो जाता है उसमें 25% तक आता है। पर वो हाई रिस्क दवाइयाँ हैं, वो संभाल के देनी पड़ती है। वैक्सीन्स के बारे में कुछ बताइए। वैक्सीन्स सर, वैक्सीन्स की डबल है, कई लोग वैक्सीन के अगेंस्ट होते हैं और कई लोग वैक्सीन के फेवर में होते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी को वैक्सीन लेके क्यों कम किया जाए। जैसे कोविड के समय भी एक समुदाय पूरा वैक्सीनेशन के अगेंस्ट था, राइट, और एक पूरा वैक्सीन के फेवर में रहता है। Right. नेशनल पॉलिसीज ही होती हैं इसमें। Right. पर एक विदेशों में भी, केवल भारत में ज्ञान और अज्ञानता का कारण नहीं है ये, सही बात। पर विदेशों में भी एक तबका है जो वैक्सीनेशन के विरोध में है। सर, बीमारी लेके इम्यूनिटी बनाने से बेटर है बीमारी को होने से रोकना।
अगर कोई ये बोलता है कि हम इन्फेक्ट होके इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं कि हमें इन्फेक्शन हो। पर हमें एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होके भी हम इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। वैक्सीन्स बहुत रिसर्च के बाद आती हैं। कोविड एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसमें पूरी दुनिया के पास सॉल्यूशन नहीं था, बट स्टिल देयर वर क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ केसेस जिसमें हमने देखा कि एंटीबॉडीज बनी हैं। सो वैक्सीन्स हमेशा अवॉइड करना इज नॉट सजेस्टिव एज फार एज मेडिकल साइंस इज कंसर्न। फिर लोग क्या सोचते हैं या उनके दिमाग में क्या बातें हैं, दैट इज अ डिफरेंट। वो वैक्सीन लगा लेंगे तो शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाएगी और कुछ बीमारियों को और अपन आकर्षित कर सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक नहीं, ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। देखो कोविड में भी वैक्सीनेशन जल्दी लाया गया, कुछ साइड इफेक्ट्स भी कह रहे हैं, बट अगर इतना मास वैक्सीनेशन ना होता तो शायद बीमारी जड़ से जाती नहीं। जड़ से नहीं आज जाती। पता नहीं क्या स्थिति हो सकती है। राइट डेफिनेट, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम वाज कोलैप्स्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि कुछ सॉल्यूशन ही नहीं था उस चीज का। तो मे बी इन फ्यूचर वी माइट फेस सर्टेन वायरसेस व्हिच मे क्रिएट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के कारण वी आर स्टिल सेफ। हम आगे अच्छे से अपनी लाइफ निकाल पा रहे हैं। और नए नए वैक्सीन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं सर। कैंसर के वैक्सीन आ रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर, HPV लेना ही चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए सर। HPV तो मतलब आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे समझें, एंड स्पेशली फीमेल्स यू नो दे शुड अंडरगो वैक्सीनेशन एट अर्ली एज। स्मॉल पॉक्स, Yes. ये सब इरेडिकेट। अब बिकॉज ऑफ वैक्सीन अभी हम देख रहे हैं कि मंकी पॉक्स से एटलीस्ट दोज आर सेफ हु हैव टेकन चिकन पॉक्स वैक्सीन और हु हैव बीन निमोकॉकल वैक्सीन देते Yes, हैं हर yes, बार yes. जिनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन For है, हर diabetics बार सर्दी especially. खांसी हर साल Yes. होती है, या ओल्ड एज में निमोकॉकल वैक्सीन, या Yes. जिनको इम्यूनिटी कम है जिनकी, Definitely. उनको लेना ही चाहिए सर, क्योंकि दे आर वेरी प्रोन फॉर इन्फेक्शन। निमोनिया कम्युनिटी में अपने आप बहुत कॉमन है, एंड वो कब कौन सा रूप ले ले, कितना इन्फिल्ट्रेट हो जाए, वी डोंट नो। सो एटलीस्ट जो डायबिटिक्स हैं, ओल्ड एज हैं, उनको तो वैक्सीनेशन कराना ही चाहिए, फ्लू एंड निमोकोकल बोथ। जो रेगुलर घर में दवाइयाँ रखते हैं वो नॉर्मल बाहर ऐसे रख सकते हैं या उनको फ्रिज में रखना चाहिए? सर आइडियली 25 डिग्रीज एंड बिलो, इंडियन सिनेरियो आप ले लो तो 30 डिग्रीज एंड बिलो, बट फ्रिज की दवाइयाँ 2 से 8 डिग्री के बीच में। तो आपको दवा पे पढ़ना होगा। Yes, जैसे definitely. इंसुलिन या कोई स्पेसिफिक दवा है जिनको फ्रिज में रखने की आवश्यकता है, उन्हें रखें, बाकी नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं। बट क्योंकि अपन ट्रॉपिकल कंट्री में है सर, तो ह्यूमिडिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक वो घर वाले दिन भर की दवाई निकाल के रख जाते हैं, क्या वो रखना ठीक है? सर फॉर ओल्ड एज जीरियाट्रिक पेशेंट उनकी रिमेम्बरेंस के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, बट आप अगर खुली दवाइयाँ रखते हैं तो बहुत केसेस में ऐसा देखा जाता है कि दवाई का कलर बदल गया, या कोई दवाई बल्ज्ड आउट हो गई, या फिर कोई दवाई खाने में उनको निगलने में प्रॉब्लम आ रही है। आइडियल सिचुएशन ये है कि जो स्ट्रिप है उसकी उस स्ट्रिप को काट के ही आप रखिए, दवा को फॉइल में से निकाल के ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपन अपनी कंट्री में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत है, ह्यूमिडिटी वेरिएशन बहुत है, उससे दवाई की कोटिंग और उसकी इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ता है। तो वैसा नहीं करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्सपायरी डेट के बारे में बात करें, कई बार क्या होता है दवा घर में रहती है, राइट, उस पे लिखा है नवंबर 24, यस, तो क्या 1 दिसंबर को खत्म नहीं फेंक देना चाहिए? नहीं, या जहर हो जाती? जहर तो नहीं होती है, बट डेफिनेटली एक्सपायरी का मतलब यह है कि विद टाइम उसका इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। आप अगर किसी ने गलती से घर में 1 दिसंबर को ले भी लिया अगर नवंबर 24 की एक्सपायरी, तो उसको हार्मफुल एक दिन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक महीने में भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ उसके बियॉन्ड एफिकेसी कम हो सकती है। एफिकेसी डेफिनेटली चांसेस हैं कि जहाँ 100% रिजल्ट आना चाहिए वहाँ 80% ही आए, बट उससे जहर नहीं बनती है सर। हाँ ये कॉमन है कि एक्सपायर्ड दवा खा ली अब क्या होगा, पहली बात तो खानी नहीं है, बट अगर खा भी ली तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। बट आप कोशिश करें कि रेगुलरली चेक करते रहें घर पे जितनी दवाइयाँ हैं कि क्या होता है, बच्चे भी हैं, कोई घर में बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, वो इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यंग लोगों की कि वो ये मेक श्योर करें कि दवाइयाँ अप्रोप्रिएटली स्टोर्ड हैं। और वो बहुत अच्छा है कि दवा निकाल के रखें। हाँ। कुछ एप्स भी आते हैं उसमें रिमाइंडर्स लगा दें, और दैट इज अ वेरी गुड जिनके अलार्म बज जाते हैं, दे नो कि ये दवाई लेनी है इस टाइम कर लेना। डेफिनेटली सर। अब मुझे ये बताएं कि जो कुछ दवाएं बहुत महंगी होती हैं, तो
कई बार कहते हैं कि अस्पताल वाले कहते हैं कि आपको यहीं से लेना होगी, पर्टिकुलरली इंजेक्शंस, राइट। और कुछ कॉस्ट में बाहर सस्ते में मिल जाती है। कोई और दवाएं भी बाहर, न केवल इंजेक्शंस, पर्टिकुलरली कैंसर की दवाएं हो रही है। मेरा ऐसा सोचना है, आप मुझे सही करें, कि ये जो इम्पोर्टेंट और महंगी दवाएं जिनका प्राइस डिफरेंस होता है, उनमें कुछ स्पेसिफिक प्रिजर्वेशन की कंडीशंस होती हैं। बिल्कुल होती है सर। तो अगर आप कहीं बाहर से लेते हैं, हॉस्पिटल इसलिए अपनी जवाबदारी नहीं लेते कि वो कोल्ड चेन उसको इतने डिग्री पर रखना है, रखी न रखी, कितनी पुरानी है, बिल्कुल, कई बार ऑथेंटिक ना भी हो, लेबल बदल देते हैं, एक्सपायरी डेट बदल देते हैं। तो जब जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं, जैसे कैंसर की है, आपने कैंसर की दवा कुछ कम में लगा ली, बट अगर वो काम ही नहीं करेगी तो आपके लिए तो जीवन मृत्यु का सवाल है ना। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? Not only cancer, for that matter, any drug which is life saving, the particular life saving specially. अब अगर आप ले भी रहे हैं बाहर से, सो पहली बात तो ये दैट यू हैव टू ट्रस्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आज किसी ने आपको फ्रिज में से दवाई निकाल के दी है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो पकड़ने में ठंडी है तो मतलब फ्रिज में थी। वो दवाई जब फार्मास्यूटिकल कंपनी से निकली, वो स्टॉकिस्ट से पहुंची। आजकल सर इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस है सब चीजें कि आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि दवाई जब वहां से यहाँ तक आपके हाथ में आई, उसके सारे टेम्परेचर लॉग्स मेंटेन रहते हैं। कितने टेम्परेचर पे रही, कितनी देर तक रही, कहीं बाहर तो नहीं रखी हुई थी दवाई। आपने कोई दवाई बाहर रखी और वापस से फ्रिज में रख दी और ये समझ लिया कि ये सही है, तो वो एफिकेसी वहीं लूज कर चुकी है अपनी। वी हैड एन एग्जांपल जहाँ पे पेशेंट बाहर से दवाई लाया एंड समहाउ उसने लगाई, एनाफिलेक्टिक शॉक हुआ एंड पेशेंट कोलैप्स। सो ड्रग कहाँ से खरीद रहे हैं? दिखने में सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, भी एक ही दिन बनी हुई, बिल्कुल, पर उनकी एफिकेसी में अंतर हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। इसीलिए सर हॉस्पिटल्स ये मेक श्योर करते हैं कि जो उनकी फार्मेसीज हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू खरीदें, ऑथराइज्ड और ऑथेंटिक जगह से खरीदें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ऑथेंटिक या एमआरपी पे ही मिल पाती हैं, क्योंकि सर उसकी कॉस्ट है। मतलब हमको ये समझना जरूरी है, क्योंकि वो दवाई उस तरह से स्टोर होते हुए आई है आपके पास, ताकि सर वो पेशेंट एंड तक उतनी एफिकेसी दे सके। ये डॉक्टर कई बार हमें लिखते हैं कि ये 3 दिन लेना, ये 5 दिन लेना, कई बार हमको 2 दिन में ठीक लगने लगता है, और मेजॉरिटी पेशेंट्स जब ठीक लगने लगता है तो वो बंद कर देते हैं। पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक का डोज का जो डायलिमा है, कि 3 दिन में बंद करना या पूरा डॉक्टर ने जो कोर्स लिखा है वो करना। सर मेरे को ऐसा लगता है कि हर डॉक्टर ने अपने पेशेंट को कभी ना कभी लाइफ में ये ज़रूर बोला होगा कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना है। उसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी एक अपॉर्चुनिस्टिक प्लेस बन गई, बैक्टीरिया आया, वो वहाँ पे ग्रो हुआ, उसको मीडियम मिल गया ग्रो होने का, उसने अपने 100 सिपाही तैनात कर दिए। अब आपने एंटीबायोटिक लेना शुरू करी एज पर योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। आपने जब पहली डोज ली तो आपने 20 सैनिक भेजे 20 में से 15 सामने वाले बैक्टीरिया के इन 20 ने मार दिए। फिर आपने दूसरी डोज ली, फिर आपने 20 भेजे, फिर उनके 15-20 मर गए। ऐसे 3-4 डोज आपने ली और उनके 80 मर गए, 20 बच गए। बट अब आपको लगा कि मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा है, सो आई एम ओके, मेरे को लेने की जरूरत नहीं है। किसी रिलेटिव ने बोल दिया कि अरे इतनी दवाइयाँ थोड़ी खाते हैं, गर्मी कर देती है, XYZ। अब वो जो 20 बचे हैं, दे आर स्मार्ट, दे नो कि अगली बार ये आएंगे तो मैं अपने आसपास बुलेट प्रूफ एक जैकेट बना लूं। अब वो अगर पहले उन्होंने गोलियों से हमला करा, 40 भी हो जाते होंगे। हाँ, 20 के 40 हो गए और सब रेजिस्टेंस डेवलप करके आए। अब आप एंटीबायोटिक की अगर गोली चलाओगे तो उन पे नहीं असर होगा। अब डॉक्टर के पास आप जाओगे, एंड बहुत कॉमन है सर रीएडमिशंस होना बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक। डॉक्टर के पास अब कुछ बचता नहीं है टू अपग्रेड फ्रॉम बेसिक एंटीबायोटिक टू हायर एंटीबायोटिक, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अपनी कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में इतना रेजिस्टेंस है कि कम्युनिटी से कभी कभी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हेल्दी थे, जो कभी हॉस्पिटल नहीं गए, पर उनको ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें आईवी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज बैक्टीरियाज आर बिकमिंग स्मार्ट। मतलब पर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आप में तो होता ही है, पर अगर आप जैसे ज्यादा लोग सोसाइटी में होंगे, तो वो किसी को भी ड्रग काम बेकार ड्रग हो जाएगा, एंड आप में फैलाने की क्षमता भी ऐसे ड्रग हो चुके बेकार।
सर मोर देन 50% ऑफ एंटीबायोटिक्स आर नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस डेवलपिंग इन सो मेनी इयर्स। यस एंड सबको ये समझना ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक की ड्यूरेशन पूरी करना बहुत ज़रूरी है। आपको अभी नहीं, आपको 6 महीने बाद वो इन्फेक्शन किस रूप में आएगा, यू नेवर नो, एंड ऐसा होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके डॉक्टर जो आपको लिख रहे हैं और ड्यूरेशन जो लिख रहे हैं वो आप फॉलो करें। एनाल जैसे कैथक्रोसिन या इसका एक बार चल सकता है बट नॉट एंटीबायोटिक। यस, डेफिनेटली। और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नियमित रूप से लेना, ये एक बहुत कॉमन परसेप्शन है कम्युनिटी में कि मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहा था और 3 महीने बाद टेस्ट ठीक हो गया तो मैंने बंद कर दी। तो वो बंद आपने कर तो दी, पर वो दवाई के कारण आप ठीक थे, आप बंद करोगे तो फिर खराब से वहीं आ जाएंगे अपन। सो लेट्स मतलब लोगों को ये समझना जरूरी है कि अपने हिसाब से दवाई बंद चालू करना इट्स नॉट इजी। डॉक्टर्स दे रीड अ लॉट, दे मेक श्योर दैट यू आर ओके एंड यू शुड फॉलो देम। पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर और इसमें आपको लगता है ठीक है, आप बंद कर देते हैं, पर आपका बीपी बढ़ जाता है, पता ही नहीं लगता, फिर दूसरी बीमारियां होती हैं जब पता लगता है। डेफिनेटली सर, मतलब ये चीज़ तो सबको ही ध्यान रखने की है कि कभी भी ऐसी लापरवाही या किसी और के कहने पे ये सब चीजें अपने आप से ना करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थमा के लिए इनहेलेशनल दवाइयां आती हैं सर, एक रोटा कैप क्या होता है? हाँ, एग्जैक्टली। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक पेशेंट आया था मेरे पास, तो somehow he was referred and उसको इफेक्टिवनेस नहीं आ रही थी रोटा कैप से, जबकि रोटा कैप इज वन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। तो रोटा कैप एक कैप्सूल होता है जो तोड़ देते हैं एक चैम्बर में, yes. और उसका इनहेलेशन यू हैव टू इनहेल इट। हाँ, तो उसका एक डिवाइस आता है और कैप्सूल्स का एक बॉक्स आता है साथ में। जब भी आपको दवाई लेनी है तो कैप्सूल निकाल के उस डिवाइस में डालें, उसको क्रश करें और फिर उसको इनहेल करें। मेरे को ऐसा लगा कि शायद पेशेंट इतना समझ नहीं पा रहा है, तो मैंने उससे पूछा, आप मेरे को बताइए कि आप दवाई लेते कैसे। सर, उसने कैप्सूल निकाली, कैप्सूल खाई, पानी पिया। मैंने बोला ये डिवाइस का क्या करते हैं? तो बोले कुछ नहीं, मालूम ही नहीं है। सो ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझना चाहिए, अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, या उस पे इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही दवा ली जानी चाहिए। और कभी इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आते तो यू शुड अप्रोच डॉक्टर और फार्मेसी की ये मेरे को दवाई लेनी कैसे है। क्योंकि और नेबुलाइजेशन मशीन से अगर नेबुलाइजेशन लेते हैं तो उसमें एक चैम्बर होता है, उसमें आप लिक्विड डालते हैं और मशीन ऑन करते हैं तो भाप बनती हुई दिखती है। राइट। वो भाप ही दवा है। यस, वो बन रही है कि नहीं, वो आप मुंह पे लगाएंगे, आपको फील होगी। अगर वो नहीं हो रही है, मतलब वो काम नहीं खराब है, मशीन खराब है, या चैम्बर ढीला है, या कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, नेबुलाइजर इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे जिसमें अस्थमा या जो COPD के पेशेंट्स होते हैं उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है आफ्टर इंजेक्शन। सो वो तो एक ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपने डॉक्टर से पूछें कि हमको लेना कैसे है। पर अस्थमा की दवाइयाँ ओरल और नेबुलाइजेशन में क्या फायदा होता है? नेबुलाइजेशन क्यों अच्छा है? फास्ट है सर, इफेक्टिव एंड फास्ट। आप ओरल लेंगे वही फिर पेट में जाएगी, टूटेगी, घुलेगी, इफेक्ट आएगा, लंग्स तक पहुंचेगी, वहां एब्जॉर्ब होगी, इट विल टेक सम टाइम, एंड सीधे लंग में जा रही है तो सिस्टमिक, मतलब सारे शरीर पे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। यदि स्टेरॉइड का नेबुलाइजेशन भी लेते हैं, तो स्टेरॉइड के जो बॉडी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होते, वो प्रिवेंट होते हैं, बहुत प्रिवेंट होता है। एंड ये भी समझना जरूरी है सर कि हर दवा साइड इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शन, एक तो ये जो दो टर्म्स हैं, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू टर्म्स। साइड इफेक्ट इज समथिंग जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एक्सपीरियंस करती है। जैसे आपने एस्प्रिन ली तो आपको पेट में जलन होगी या एसिडिटी होगी, ये एक साइड इफेक्ट है। एस्प्रिन लेने के बाद किसी को जनरलाइज बॉडी रैश हो जाए, दैट बिकम्स एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। साइड इफेक्ट इज, अब एंटीबायोटिक ली, डायरिया हुआ। एंटीबायोटिक से डायरिया होता है क्योंकि वो ये नहीं जानते कि किस बैक्टीरिया को मारना है। अपनी नॉर्मल बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरियाज को भी मारते हैं जो अपने डाइजेशन में इम्यूनिटी बनाने में, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और लूज मोशंस हो जाते हैं। सो लोगों को साइड इफेक्ट से घबराना नहीं है, बट दे शुड एट द सेम टाइम अपने प्रैक्टिशनर से पूछें कि इससे क्या क्या हो सकता है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि ये दवाई लूंगा तो इससे मेरे को लूज मोशन हो सकते हैं, या एसिडिटी हो सकती है, या पेट ब्लोटेड लग सकता है। ये कॉमन कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपके डॉक्टर आपको बताते भी और आपको ध्यान देना चाहिए। उस चक्कर में दवाई नहीं बंद करना चाहिए कि मेरे को तो ये हो रहा था तो मैंने दवाई नहीं ली डॉक्टर साहब, ये चीज। ठीक है, ये चर्चा तो बहुत अच्छी रही।
अब मैं चाहता हूँ एक अपन मिल के एक लिस्ट बनाते हैं कि क्या दवाइयाँ, लिस्ट हम कैप्शन में भी डाल देंगे लिंक, कि क्या क्या दवाइयाँ घर पे रखी जाना चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो फर्स्ट एड बॉक्स में आपके फर्स्ट एड बॉक्स घर का, यस, तो उसमें एनाल्जेसिक मतलब दर्द और बुखार की दवा जैसे क्रोसिन, यस, है ना, क्रोसिन, उल्टी की दवा क्रोसिन ही, दूसरी दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, तो एक क्रोसिन रखें, राइट, एक एंटासिड रखें, राइट, कोई भी, यस, मतलब मोस्टली यूजुअली एसीलॉक रहती है या पेंटोप्राजोल, पेंटोसिड के नाम से दवाई रहती है, वो रखें, या जेलुसिल सिरप रखें। हार्ट की सॉर्बिट्रेट रखें, घर में हो तो सर जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको अपनी जेब में ही रखना चाहिए। ऐसे ही घर में अगर एल्डरली लोग हैं, भले हार्ट ना हो, इकोस्प्रिन रख सकते हैं इमरजेंसी में, अगर डॉक्टर फोन पे एडवाइस करें तो इकोस्प्रिन ले सकते हैं। यस, डेफिनेटली। देन प्रोबायोटिक रखना चाहिए, क्योंकि लूज मोशन कभी लगते हैं तो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो वेलगट या कोई भी स्पोरलेक या कोई जो इमरजेंसी में, एंट्रोजर्मिना, एंटी एलर्जिक रखना चाहिए, डेफिनेटली एंटी एलर्जिक, जो कभी सडनली एलर्जी हो जाए ले सकें। यस। तो मोस्टली पेट से रिलेटेड, फीवर से रिलेटेड और एलर्जी से रिलेटेड, दर्द रिलेटेड, फिर लोकल एप्लीकेशन के ऑइंटमेंट, कभी स्प्रे, यस, एक आई ड्रॉप रखना चाहिए, बिल्कुल। आई ड्रॉप्स में तो बैंडेज रखना चाहिए, डेफिनेटली, एक क्रैप बैंडेज रखना चाहिए, यस, बिल्कुल सर। और कुछ नहीं, इसके बाद तो फिर डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए। इसके बियॉन्ड आपको लग रहा है, पर बेसिक ये कुछ है, और भी कुछ हम एक पूरी लिस्ट, अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बना के बिल्कुल डाल देंगे, जो आप घर में रखें कि रात को हर दवा के लिए, अब आजकल जरूर ऑनलाइन फोन से आ जाती हैं, फिर भी घर पे ये रखी रहना आवश्यक है। बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। एंड रीफिलिंग का ध्यान हमेशा रखें, एक्सपायरी तो नहीं हो गई उसको हटा दें, नई दवा रख लें, बिल्कुल, कुछ ऐसी दवाएं घर पे होना आवश्यक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डॉक्टर गोविंदा, थैंक यू so much. Thank you, sir, for your enlightenment for medicines. It was a great Hope session. to talk to you again sometime in future. Sure, sir, sure. Thank you. So Thank you.